कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक किले की है जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म किसी को नहीं पता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसे किले की है जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियाँ हैं। और जब भी भारत की सबसे भूतिया या शापित जगहों का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवार जिले में 3 अरावलियों की पहाड़ियों के बीच एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनके तैयार हुआ था तब ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। उस वक्त पूरे भानगढ़ में 9000 से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता गांव खंडहर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ को लेकर इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इस किले की देखरेख का काम करती है, उन्होंने भी एक बोर्ड पे साफ साफ लिखवा रखा है कि सूरज निकलने के पहले और सूरज ढलने के बाद किसी का भी इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो वहाँ जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले पहले आपको वापस आना होगा। इस किले के खंडहर और भूतिया होने के पीछे के कारण वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसको लेकर कहानियाँ बहुत हैं। उन कहानियों में भी 2 कहानियाँ ऐसी हैं जिन पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और सुनते और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूर पर गुरु बालूनाथ नाम का एक योगी तपस्या करते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलाया। उसके बाद राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुँचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना, इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहाँ मैं तपस्या करता हूँ वहाँ तक पहुँचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत हुआ करते थे सब बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनके द्वारा कही जाने वाली किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात सुनने के बाद ठीक वैसे ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुँच सके। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले की और ऊंचाई कर दी, जिसकी वजह से उसकी ऊंचाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भानगढ़ किले को उस वक्त शाप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के श्राप के बाद ही भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1783 में जो 40 अकाल आया था जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, अकाल गुरु बालूनाथ की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं कि किसी ने वहाँ बसने की कोशिश नहीं की, कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा, कई लोगों ने वहाँ नए मकान भी बनाए, पर कहते हैं कि जो भी वहाँ मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और वो गिर जाती है। लोगों का मानना ये है ये सब भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से होता है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि उस वक्त जब भानगढ़ आबाद और खुशहाल हुआ करता था तब इस किले में एक राजकुमारी रहा करती थी जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेइंतहा खूबसूरत थी और उनके सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते आते ही रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, नाम था सिंघिया। सिंघिया जो है एक तांत्रिक था। जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा था तभी से वो उन पर बुरी तरह से फिदा हो गया था और अब वो राजकुमारी रत्नावती को कुछ भी करके पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि वो कहाँ शमशान में रहने वाला तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और वो बस सही मौके के फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे ये मौका मिल गया
हुआ ये कि उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में, दरअसल वो दासी राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने के लिए आई थी और तांत्रिक सिंगिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीदकर वापस जाने लगी, तांत्रिक सिंगिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया। क्योंकि वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, तो जो तेल दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा, उसने उस तेल के ऊपर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद वो तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वो तेल उसने राजकुमारी को दिया, तो उस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को कुछ शक हुआ। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती जो थी वो भी बहुत ही सिद्ध थी, इसलिए तेल देखते ही उन्हें पता चल गया था कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था क्या, तो उसने तांत्रिक सिंगिया के बारे में बताया। सिंगिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिसकी वजह से वो सारा का सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। दरअसल तांत्रिक सिंगिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था, जो भी उस तेल को लगाता उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। जो कि राजकुमारी ने शक की वजह से उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए राजकुमारी तो बच गई, मगर जिस पत्थर पर वो तेल बिखरा उस पत्थर के अंदर वो सारा का सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि पत्थर अपने आप ही लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक सिंगिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंगिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उसके तरफ आ रहा है, तो उसे सारा माजरा समझ में आया और उन्हें इस बात को समझने में देरी नहीं लगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, वो पत्थर उसके छाती पर चढ़ गया और क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए अब वो तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि राजकुमारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और इन सभी लोगों की आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेगी। ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंगिया तो मर गया। कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास ही के राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत युद्ध होता है, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्ले-आम मचाती है, जिसमें रानी रत्नावती सहित बहुत लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, पर लोग ये सारी बातें सदियों से बताते आ रहे हैं। कहते हैं कि युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और ना ही उसके बाद यहाँ कोई बस पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और भूतों का गढ़ बन गया। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक हैं, उनकी आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद है। भानगढ़ में आज भी रोज रात को बाजार सजता है, खंडहर हुई इमारतें फिर से खड़ी हो जाती है, अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है और राजा आज भी अपने फैसले सुनाते हैं। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज़ें आती है, कभी हंसने की आवाज़ें आती है, तो कभी घुंघरुओं के बजने की आवाज़ आती है। वो ये भी बताते हैं कि भानगढ़ में जो रात में रह गया वो कभी वापस नहीं आया और अगर कोई ज़िंदा वापस आ भी जाता तो उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती या फिर किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती। इसके अलावा एक चीज़ और जो इस किले के बारे में मशहूर है कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ था, तो उस वक्त बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छुपाया गया था, ताकि बाद में जब भी मौका मिले तब वो वहाँ से बाहर निकाला जा सके। और इस खजाने को आम लोगों की नज़रों से बचाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई थी कि भानगढ़ किले में आत्माओं का वास है। पर क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई इतिहास में वर्णन नहीं है, तो किसी खजाने के छुपे होने के बाद भी कितनी सच्ची है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक कमाल की बात और है कि हर किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना एक इतिहास होता है। भानगढ़ का किला किसने बनाया, इसका तो इतिहास है, मगर ये तबाह कैसे हुआ, इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं है। और यही चीज़ भानगढ़ किले को और ज़्यादा रहस्यमय बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोग ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा हो, और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ऐसा लगता है उन्हें जैसे कोई वहाँ ना दिखाई देने वाली चीज़ रहती हो। भानगढ़ में काफ़ी सारे लोग जब घूमने गए तो उन्हें अपना अपना एक एक्सपीरियंस वहाँ पे बताया कि उन्हें वहाँ पे क्या फ़ील हुआ। जब वो रानी रत्नावती के महल में गए तो उनको वहाँ पे थप्पड़ पड़े। ये सारी खबरें और ये सब चीज़ें फैलने के बाद, इन खबरों के आने के बाद, तब से लेकर अब तक कई बड़े न्यूज़ चैनल की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग रात के वक्त वहाँ जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। वो सभी
अपने साथ भूतों और नेगेटिव एनर्जी बताने वाले डिवाइस साथ लेकर गए थे। उनके पड़ताल में उन्हें वहाँ नेगेटिव एनर्जी तो मिली, मगर वहाँ किसी आत्मा का वास है या नहीं इसका कोई सबूत नहीं मिला, और ना ही उन्हें वहाँ कोई सजे हुए बाजार दिखे और ना ही कोई राजा का दरबार। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो कुछ पढ़ा है या सुना होगा, सिर्फ उसी की वजह से लोगों को ये भ्रम होता है कि वहाँ कोई मौजूद है। और इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से रात के वक्त किले में एंट्री बैन होने की वजह से भूत प्रेत वाली बात को और ज़्यादा हवा मिली। मगर वहीं दूसरी तरफ लोग आज भी किस्से और कहानियों को सच मानते हैं, और उनके हिसाब से भानगढ़ के किले में आज भी भूतों और आत्माओं का वास है। कुल मिलाकर ये भी किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले जो कि खंडर और वीरान बन गया और पूरे भारत की सबसे ज़्यादा डरावनी जगह में से एक है। तो ये थी कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।